Hello everyone, welcome to our YouTube channel Motion Education Deccan Pune. My name is Mayuri Ingle. I am a chemistry faculty at Motion Education Deccan. इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ 12th स्टैंडर्ड MST CET के PYQs. So let's begin with the first chapter, that is solid state. इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लास्ट 3 इयर्स के PYQs. स्टेप बाय स्टेप विल सी व्हाट कॉन्सेप्ट्स आर प्रेजेंट. स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है यहाँ पे. और एक चीज़, क्वेश्चंस के साथ साथ हमें फॉर्मूलेज भी लर्न करने हैं. क्लियर? तो स्टूडेंट्स, आई वांट यू टू सॉल्व विथ मी एंड प्लीज कॉन्सेंट्रेट इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन. क्लियर? चलो, let's begin with the first question, that is, if the total volume of simple cubic unit cell is given to you, what is the volume occupied by the particles in the unit cell? आपको total volume निकालना है. Clear? आपको given volume occupied by the particles आपको निकालना है. Okay? और आपको total volume उस compound का दिया है. Now, which formula you are going to use? पहले वाले में क्वेश्चन 1 में हम लोग सॉल्व करेंगे. ठीक है? तो पहले आप लोग को ये जर्नलाइज करना है कि जो चीज़ दी गई हुई है आपको, उसके अकॉर्डिंग आपको कौन सा फॉर्मूला सूट होगा यहाँ पे. क्लियर? तो फॉर एग्जांपल क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले हमें उनको अंडरलाइन करनी है. सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सेकेंड, यहाँ पे टोटल वॉल्यूम आपको दिया गया हुआ है. What is the volume occupied by the particles, ये आपको निकालना है. तो ये पूरे ओवरऑल कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस यू शुड बी वेरी क्लियर कि ये क्वेश्चन आपका पैकिंग एफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड है. राइट? जैसे कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में बोला गया हुआ है, तो हमें तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी तो ज़रूर पता होनी चाहिए, है ना. तो पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक सेल क्या होती है? 52.4%. राइट? जिसको हम लोग लिखते हैं 0.524, है ना, पैकिंग फ्रैक्शन. सो बेस्ड अपॉन दिस व्हाट फॉर्मूला यू आर गोइंग टू यूज, आपको फॉर्मूला यूज करना है. पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम occupied by particles divided by total volume. जैसे कि मैंने कहा आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है मेरे साथ, और क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त जो फॉर्मूलेज यूज कर रहे हैं हम लोग, वो फॉर्मूलेज याद भी करने हैं. क्लियर? चलो, अब फॉर्मूला आपके सामने है, सब्स्टिट्यूट करने हैं हमें वैल्यूज. राइट? चलो सब्स्टिट्यूट करके वी विल कैलकुलेट द आंसर. पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास? 0.524. दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड. आपको पता है क्या? नहीं. तो वी विल टेक और यू विल अज्यूम इट एज x. टोटल वॉल्यूम कितना दिया हुआ है आपको? 6.817 इंटू 10 to the power minus 23. तो फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन कैन आई से कि x इज इक्वल टू 0.524 इंटू 6.817 इंटू 10 to the power minus 23. राइट? तो x की वैल्यू आपको कैलकुलेट करके मिल जाएगी यहाँ पे. राइट? इफ़ यू विल सॉल्व इट विथ मी, प्लीज़ स्टेप बाय स्टेप इसका कैलकुलेशन प्रोसेस भी आपको करना है. आप टाइम ले सकते हो सॉल्व करने के लिए. राइट? जब आप पूरा आंसर सॉल्व करोगे, यू विल बी कमिंग अक्रॉस विद द आंसर ऑप्शन E. ठीक है? तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है. इस क्वेश्चन में हम लोग ने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया? हमने पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला यूज़ किया. ठीक है? चलो, विल मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन नाउ. If the radius of BCC molecule having an edge length of 2 into 10 to the power minus 11 meter is, तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है? You have to calculate रेडियस निकालना है आपको. और आपको एक रिलेशनशिप भी पता होनी चाहिए. कौन सी रिलेशनशिप? रेडियस और एज लेंथ की रिलेशनशिप. क्लियर? जो बहुत बार क्वेश्चंस में पूछी जाती है. तो क्वेश्चन 2 हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे. सबसे पहले व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स विल अंडरलाइन.
BCC मॉलिक्यूल के बारे में बोला है. व्हाट इज BCC? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल. ठीक है. नेक्स्ट, रेडियस निकालना है आपको. एज लेंथ दी हुई है. एज लेंथ A से डिनोट होती है. रेडियस इज डिनोटेड बाय स्मॉल r. ठीक है. अब आपको ये चैप्टर तो आपने पढ़ा ही होगा, राइट? हम लोग तो PYQ सॉल्व कर रहे हैं. इसका मतलब कि आपका चैप्टर हो चुका है एंड यू आर कमिंग हियर टू रिवाइज द नॉलेज व्हाट यू हैव लर्नड, है ना? तो अब तक आपको समझ में तो आ गया होगा ना यहाँ पे कि क्या फॉर्मूला यूज करना है. क्लियर? चलो अब देखते हैं BCC के बारे में बात हो रही है. तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में हमारे पास जो फॉर्मूला यूज करना है, जो रिलेशनशिप यूज करनी है, दैट इज 4r is equal to root 3a. Right? This is the very important relationship between the edge length and the radius in BCC. ठीक है. चलो अब कुछ नहीं, अब क्या पूछा है इसमें पूछा है एज लेंथ, राइट? सॉरी, इसमें पूछा है रेडियस. कैलकुलेट द रेडियस नाउ. रेडियस विल बी इक्वल टू रूट 3a बाई 4. ठीक है. नाउ रूट 3 की वैल्यू होती है 1.73 इंटू ए की वैल्यू आपको दी हुई है 2 इंटू 10 टू द पावर -11 डिवाइडेड बाई 4, राइट? तो यहाँ पे ये सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगी रेडियस की वैल्यू. क्लियर? सॉल्व विथ मी एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ r. तो अभी आप लोग जब सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलना चाहिए a, राइट? आप सॉल्व करो, आप लोग को डायरेक्ट टिक नहीं करना है ऑप्शन, राइट? जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ. यू नीड टू सॉल्व. मैंने आपको पूरा क्राइटेरिया लिख के दिया है. मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सब सब्स्टिट्यूशंस भी करके दिए हैं. आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सॉल्व करो. और मैंने जो आंसर टिक किया है वो करेक्ट है कि नहीं है, प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो. ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ अ मेटल हैविंग मोलर मास 200 ग्राम मोल इनवर्स दैट फॉर्म्स FCC यूनिट सेल. ठीक है. चलो एक क्वेश्चन हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट का हो गया, फर्स्ट वाला. सेकंड हमारा हो गया BCC का. और थर्ड अभी हमारे पास बचा कौन? फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल. तो उसका भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग. ठीक है. अगर आप देखोगे ना, ये सारे 2025 के क्वेश्चंस हैं. किसी ना किसी सेट में तो ज़रूरी आए होंगे ये लोग, है ना? तो अगर मान लो ये क्वेश्चंस अगर आपको मिल जाए तो यू शुड बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस. थोड़ा सा पार्ट इसमें एक है कि आपको कैलकुलेशन में स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग. क्या क्या इंपॉर्टेंट है. अगेन आई विल से कि जो भी इंपॉर्टेंट रहता है क्वेश्चन में आपको उसको अंडरलाइन करना है. अंडरलाइन करने का बहुत इंपॉर्टेंस है. क्यों? क्योंकि आपको समझ में आ जाता है कि यार मुझे फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है ना? चलो अब देख लेते हैं, अंडरलाइन करते हैं हम लोग क्या क्या चीज़ दी हुई है. डेंसिटी हमें निकालनी है. मोलर मास आपको गिवन है. FCC का कंपाउंड FCC यूनिट सेल है. एंड आपको ये एक स्मॉल हिंट दी गई हुई है, राइट? तो पूरे ओवरऑल क्वेश्चन में व्हाट इज द फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला यूज करोगे आप? तो क्वेश्चन 3 में व्हाट यू आर यूजिंग दैट इज फॉर FCC. FCC में आप यूज कर रहे हो कौन सा फॉर्मूला? डेंसिटी निकालने के लिए. डेंसिटी इज इक्वल टू Z इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाई A क्यूब इंटू NA एवोगाड्रो नंबर. ठीक है. तो यहाँ पे एक चीज पता होनी चाहिए कि जो रो है इट डिफाइंस डेंसिटी, राइट? ये Z मतलब नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, राइट? कैपिटल M इज द मोलर मास. Small a is the edge length and Na तो आपको तो पता ही है, राइट? 11th स्टैंडर्ड में आपने Na की एक कांस्टेंट वैल्यू पढ़ते आ रहे हो आप लोग, है ना? तो मैं डायरेक्ट वैल्यू ही लिख देती हूँ 0.6022 इंटू 10 टू द पावर 23. ठीक है. तो इस क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन के साथ साथ हम कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करेंगे. ठीक है. तो यहाँ पे हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है. इस फॉर्मूले में मैंने सारी चीज़ लिखी है, ध्यान से देखो कौन सा अल्फ़ाबेट क्या डिनोट कर रहा है आपको, राइट? अब यहाँ पे और एक चीज़ है कि Z की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है. तो आपको ये पता होना चाहिए कि FCC में द वैल्यू ऑफ Z इज इक्वल टू 4. FCC की वैल्यू ऑफ Z इज
4। क्लियर? तो सब्स्टिट्यूट करनी है सारी वैल्यूज एंड टेल मी द आंसर, है ना? तो कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग? हमें निकालना है डेंसिटी। तो डेंसिटी इज इक्वल टू z की वैल्यू हो गई 4 इंटू m कितना दिया हुआ है हमारे पास? हमारे पास m दिया हुआ है 200 डिवाइडेड बाय, नाउ ये जो वैल्यू है a क्यूब इंटू एन ए, ये वैल्यू पूरी आपको दी गई हुई है 26, है ना? आपको 26 वैल्यू दी है, तो जस्ट डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूट करो, आपको डेंसिटी की वैल्यू मिल जाएगी, राइट? कैलकुलेट विथ मी, सॉल्व विथ मी। क्लियर? आफ्टर सॉल्विंग चेक करना, तो आप लोग को ऑप्शन बी मिल रहा है क्या, राइट? सो यहाँ पे हमने 3 क्वेश्चंस देखे, तीनों क्वेश्चंस में हमने तीनों इस यूनिट सेल के क्वेश्चंस देखे कि 2025 में हर एक यूनिट सेल से एक एक क्वेश्चन पूछा गया हुआ है ना? तो प्लीज़ सारे यूनिट सेल के सारे फॉर्मूलेज आपको पता होने चाहिए। एक फर्स्ट क्वेश्चन वाज डिपेंडिंग अपॉन पैकिंग एफिशिएंसी, सेकेंड क्वेश्चन वाज डिपेंडिंग अपॉन व्हाट? इट वाज एज लेंथ एंड रेडियस रिलेशन, थर्ड क्वेश्चन वाज डिपेंडिंग अपॉन द डेंसिटी फॉर्मूला। मतलब कि अब तक जो क्वेश्चंस हमने किए सब में क्वेश्चन फॉर्मूलेज बहुत इंपॉर्टेंट थे, है ना? चलो नेक्स्ट विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 रिपीट हुआ है, तो वी कैन स्किप दिस। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम, ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है? द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल ऑफ मेटल विच क्रिस्टलाइजेस टू BCC स्ट्रक्चर इज, अगेन जो मैंने ट्रिक बताई है वो तो यूज करनी ही पड़ेगी। क्वेश्चन में जो जो चीज इंपॉर्टेंट लग रही है ना आपको, वो आपको अंडरलाइन कर देनी है, ठीक है? चलो पहले क्वेश्चन में देखते हैं। द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल ऑफ मेटल विच क्रिस्टलाइजेस टू BCC, मतलब एज लेंथ मतलब ए पूछा हुआ है आपको, ए पूछा हुआ है, राइट? तो क्वेश्चन 4 सॉल्व कर रहे हैं हम, तो ए आपको निकालना है। कौन सा कंपाउंड है यहाँ पे? BCC का कंपाउंड है, राइट? BCC का कंपाउंड है और रेडियस दिया हुआ है आपको, रेडियस दिया हुआ है 200 पिकोमीटर, ठीक है? चलो सॉल्व करते हैं अभी हम। BCC है हमारे पास, इसलिए व्हाट इज द रिलेशनशिप? 4R इज इक्वल टू √3a, ये हमारा एज लेंथ का रिलेशनशिप है। अभी जस्ट हम लोगों ने कोई तो पीछे वाले एक क्वेश्चन पे सॉल्व किया था, है ना? चलो अब ये रिलेशनशिप हो गया। नाउ नेक्स्ट वन इज आपको कैलकुलेट करना है एज लेंथ, तो एज लेंथ विल बी इक्वल टू 4R डिवाइडेड बाय √3, तो 4 इंटू R दिया हुआ है आपको 200 पिकोमीटर डिवाइडेड बाय √3 की वैल्यू 1.73। प्लीज़ याद रखो आप लोग को √3 की वैल्यू 1.73 और √2 की वैल्यू 1.41 ये याद होनी चाहिए। सॉलिड स्टेट चैप्टर में हम लोग ये 2 रूट की वैल्यूज तो मैक्सिमम क्वेश्चंस में सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है? चलो नाउ आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट अ आंसर। क्लियर? चलो सॉल्व करो फर्स्ट। ठीक है? तो ये आंसर सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 462 पिकोमीटर, ठीक है? क्योंकि हमारे पास हमने रेडियस 200 पिकोमीटर डाला था, लेकिन एक ट्विस्ट है यहाँ पे। क्या ट्विस्ट है? कि ऑप्शन तो सेंटीमीटर में है ना? ऑप्शन तो सेंटीमीटर में है, तो अब मुझे इसको पिकोमीटर से सेंटीमीटर में चेंज करना है ना? तो इसको चेंज करने के लिए 462 पिकोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए मुझे 462 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर करना पड़ेगा। तो क्या ये ऑप्शन आपको दिख रहा है? कभी इन चारों में से कोई दिख रहा है आपको? सबके सब 8 के टर्म्स में दिए हैं, एक 3 के टर्म्स में दिया है, राइट? तो ज़्यादातर बी ऑप्शन तो लग रहा है हमें, है ना? तो बी ऑप्शन तो 10⁻⁻8 में है, तो इसी को मैं 10⁻⁸ में करना है मुझे कन्वर्ट। तो मैं 2 स्टेप्स पीछे जाऊंगी, तो 4.62 इंटू 10⁻⁻8 हो गया सेंटीमीटर। द ऑप्शन इज बी। क्लियर? तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, जब भी आपको पिकोमीटर दिया रहेगा तो आपको उसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, अगर ऑप्शंस आपके सेंटीमीटर में दिए होंगे तो, ठीक है? चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोला है? द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल ऑफ एन एलिमेंट हैविंग मोलार मास। चलो फटाफट लिख देते हैं हम कि क्या क्या चीज दी गई हुई है क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहली चीज दी गई हुई है वो है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट। तो Z की वैल्यू हमें निकालनी है। कैपिटल M मोलार मास आपको 210 दिया गया हुआ है। डेंसिटी की वैल्यू भी नियरली 30 एंड A क्यूब डॉट NA की वैल्यू दी गई हुई है 38। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, सारी चीज़ आपके सामने है, कौन सा फॉर्मूला आप यूज़ करोगे? जल्दी 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 बताओ फर्स्ट। अभी थोड़ी देर पहले हमने और एक क्वेश्चन सॉल्व किया था इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड। अगर आपको समझ में आ गया होगा कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो, देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक, राइट। चलो, व्हाट इज द फॉर्मूला? यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू Z इंटू एम डिवाइडेड बाई A क्यूब इंटू NA, राइट। तो आपको Z की वैल्यू निकालनी है, तो Z विल बी इक्वल टू डेंसिटी इंटू A क्यूब NA डिवाइडेड बाई कैपिटल M। सब्स्टिट्यूट करो अभी फटाफट। 30 इंटू 38 divided by 210, nearly you will get the answer 5, right? कौन कौन मेरे साथ सॉल्व कर रहा है प्लीज कमेंट करो, है ना। आपके आंसर्स भी इस वीडियो में मेरे साथ साथ आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और कमेंट भी करने हैं, क्लियर। तो प्लीज आप लोग ध्यान दो हर एक क्वेश्चन में कि क्या क्वेश्चन, क्या कॉन्सेप्ट यूज़ किया जा रहा है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया जा रहा है। अगर आप नोटबुक पेन पेपर लेके बैठे हो तो प्लीज़ जो भी फॉर्मूला आ रहा है ना, उस फॉर्मूले को आपको एटलीस्ट 3 टाइम्स तो लिखना ही है, ठीक है। रिपीट होने दो ना फॉर्मूला, जितने बार फॉर्मूला आएगा उतने बार आपको लिखना है उसको, ठीक है। उससे क्या होगा, आपको फॉर्मूलेज याद हो जाएंगे, क्लियर। चलो, आई गेस यहाँ तक 2025 के सिलेक्टेड शिफ्ट वाइज क्वेश्चंस आर कंप्लीटेड, है ना। तो आपने अगर एक चीज़ नोटिस की होगी 2025 में, तो यहाँ पे सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं। आपको सिर्फ फॉर्मूलेज याद करने हैं और फॉर्मूलेज याद करोगे आंसर्स आ जाएंगे, है ना। सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए थोड़ा सा एक्सपर्ट होना पड़ेगा, है ना। चलो, नाउ 2024 का क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द टाइप ऑफ डिफेक्ट, व्हाट इज द टाइप ऑफ डिफेक्ट इन ब्रास में पूछा गया हुआ है, राइट। सो यू शुड बी एबल टू नो व्हाट इज ब्रास। ब्रास इज नथिंग बट इट इज अ alloy, राइट, ऑफ जिंक एंड कॉपर, राइट। जिंक एंड कॉपर का alloy होता है ब्रास, ठीक है। तो व्हाट वी हैव टू डू इन दिस थिंग इज कि यहाँ पे जो कॉपर होता है दैट इज द होस्ट, कॉपर को होस्ट बोला जाता है, और जिंक जो रहता है ना, इसको हम लोग इम्प्यूरिटी बोलते हैं, इसको हम लोग इम्प्यूरिटी बोलते हैं। इम्प्यूरिटी का मतलब क्या होता है, कुछ तो ऐसी चीज़ जो थोड़ी सी गड़बड़ है ना। तो यहाँ पे जिंक है जो इम्प्यूरिटी है, मतलब कि हम लोग पूरे कार्बन में जिंक को डाल रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, जो कार्बन रहता है इट इज हैविंग सिमिलर रेडियाई दैट ऑफ जिंक। तो जब जिंक को हम लोग कॉपर में एम्बेड करते हैं तो नियरली जिंक गेट्स सब्स्टिट्यूटेड ओवर देयर। जहाँ पे भी जगह दिख जाती है वहाँ पे जिंक अपनी जगह बना लेता है, एंड दैट्स द रीजन कि इसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशनल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, क्लियर। तो ब्रास में अगर पूछा जाएगा तो व्हाट इज द डिफेक्ट हियर, सब्स्टिट्यूशनल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट इसको बोला जाता है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ एटम ऑफ मेटल इन FCC यूनिट। चलो फटाफट इंपॉर्टेंट चीज अंडरलाइन कर लेते हैं, रेडियस निकालना है, एज लेंथ दिया हुआ है, FCC यूनिट है। अब तक तो आपका फेवरेट फॉर्मूला हो चुका जाना चाहिए ये वाला, राइट। कौन सा फॉर्मूला है यहाँ पे, FCC के बारे में बोल रहे हैं। तो FCC में क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर रहे हैं हम। FCC में
4R इज इक्वल टू रूट 2A। ये होता है FCC का फॉर्मूला। क्लियर? अगर बहुत सारे बच्चे ये वीडियोस देख रहे हैं, उन्हें अगर ऐसा लग रहा है ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, तो प्लीज़ आप अपनी स्टेट बुक देख सकते हो, उसमें पूरा डेरिवेशन दिया हुआ है इस फॉर्मूले का। क्लियर? तो ये फॉर्मूलेस डायरेक्टली आपको यहाँ पे अप्लाई करने हैं और आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलो अब FCC इज इक्वल टू 4R इज इक्वल टू रूट 2A, ये FCC का फॉर्मूला हो गया, रिलेशनशिप हो गया R और A का। ठीक है, अब जो वैल्यूज दी हैं सब्स्टिट्यूट कर लो, रेडियस निकालना है रूट 2A बाई 4। रूट 2A की वैल्यू क्या हो जाएगी? रूट 2A इज नथिंग बट 1.41। अभी मैंने पिछली स्लाइड में वैल्यू लिखी थी। A की वैल्यू है 500 डिवाइडेड बाय 4। सॉल्व करो इसको, राइट? थोड़ा सा मैथमेटिक्स यूज करना है आपको, कट करो इसको, ये कट हो जाएगा, है ना? सो आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट द वैल्यू ऑफ R। थोड़ा सा टाइम दो सॉल्विंग के लिए, कोई जल्दी नहीं है हमें, राइट? बट आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेना है कैलकुलेशन पार्ट में। ठीक है, चलो आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट द आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी आंसर आएगा इसका। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल ऑफ एन एलिमेंट हैविंग मोलर मास 197 ग्राम्स एंड डेंसिटी इज ऑल्सो गिवन। यहाँ पे फॉर्मिंग क्यूबिक यूनिट सेल। चलो अगेन देखो, एग्जामिनर के फेवरेट फॉर्मूलेज हो गए ये, है ना? तो आपके भी फेवरेट हो जाने चाहिए अब तक। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं फॉर्मूलेज से पूछा जा रहा है ना? चलो अब इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में? बताओ जल्दी। क्वेश्चन नंबर 8 में नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछे हैं, मतलब Z पूछा गया हुआ है आप लोगों को। डेंसिटी एंड ऑल इज गिवन टू यू, इसका मतलब डेंसिटी वाला फॉर्मूला यूज करोगे। डेंसिटी वाला फॉर्मूला रो इज इक्वल टू Z इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाई A क्यूब इंटू Na, ये फॉर्मूला है डेंसिटी का। देखो मैंने कहा है आपसे कि प्लीज़ जितने बार फॉर्मूलेज पूछे जाएंगे उतने बार आपको लिखना है, राइट? क्योंकि फॉर्मूलेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मूलेज लर्न रहेंगे, याद रहेंगे, तो ही आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, है ना? तो सब्स्टिट्यूट करो। चलो सॉल्व करते हैं अभी हम ये क्वेश्चन को। Z विल बी इक्वल टू A क्यूब इंटू Na डिवाइडेड बाय कैपिटल M। तो डेंसिटी हमें दी हुई है 19.7 इंटू ये A क्यूब और Na की जो वैल्यू है वो गिवन है, देखो यहाँ पे ये दी हुई है आपको। तो ये हो जाएगी 40 डिवाइडेड बाय मोलर मास 197। ठीक है, तो सॉल्व दिस। आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट डेफिनेटली ऑप्शन 4। ठीक है, तो 4 इज द आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो सॉल्व करो, आंसर आपका 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। सबसे पहले इस क्वेश्चन को जानने के लिए, क्वेश्चन नंबर 9 को जानने के लिए मैं आपको बताती हूँ व्हाट इज फेरोमैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म, ठीक है, फेरोमैग्नेटिज्म। अब फेरोमैग्नेटिज्म का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स रहते हैं दे आर स्ट्रांगली attracted by magnets or magnetic external fields. They are strongly, or you can say they are attracted by magnets or magnetic external field. ठीक है, तो इन चारों में से कौन सा कंपाउंड है जो फेरोमैग्नेटिक है नेचर में? तो सबसे फर्स्ट वन इज NaCl. NaCl इज नॉट फेरोमैग्नेटिक, इज डायामैग्नेटिक। क्लियर? दूसरा देखते हैं C6H6, अगेन दिस इज डायामैग्नेटिक। H2O is also a diamagnetic and CrO2 is ferromagnetic, right? तो वैसे तो ऑप्शन बी होगा इसका।
राइट। सो डायामैग्नेटिक जो रहते हैं ये सारे के सारे डायामैग्नेटिक हैं, है ना, ये सारे डायामैग्नेटिक है। तो डायामैग्नेटिक का मतलब है दे आर वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें ऐसी है जो लर्न करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, चारों ऑप्शन में से CrO2 इज फेरोमैग्नेटिक, क्यों? क्योंकि उसमें जो एलिमेंट्स हैं दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स एंड मैग्नेटिक एक्सटर्नल फील्ड, राइट। अदर एलिमेंट्स जो है यहाँ पे दे आर शोइंग डायामैग्नेटिज्म। तो डायामैग्नेटिज्म का मतलब क्या है? देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, राइट, then that's the reason they are weakly repelled by the magnetic fields, ठीक है। Next, question number 10. Okay. Now, calculate the molar mass of the element having density this which forms BCC structure. Right? चलो अब तो मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क भी दे ही सकती हूँ, है ना। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन तो आप लोग आसानी से कर सकते हो, है ना। चलो मैं हिंट दे देती हूँ, आपको सॉल्व करना पड़ेगा आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन 10 में BCC इज वेरी इंपॉर्टेंट, BCC, ठीक है। अब यहाँ पे डेंसिटी निकालना है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला तो आप लोग को अभी बाय हार्ट हो जाना चाहिए, है ना, क्योंकि ये फॉर्मूला मैंने बहुत बार लिखा है और आई होप कि मेरे साथ साथ आप भी लिख रहे हो, है ना, वो भी 3 बार। ओके, नाउ डेंसिटी अगेन, तो यहाँ पे सारी चीज़ दी गई हुई है, सब्स्टिट्यूट करो एंड टेल मी द आंसर, राइट। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन हो गया, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है वो आपको बताना है मुझे, राइट। तो कमेंट करना है आफ्टर द एंड ऑफ दिस वीडियो, राइट। सो यू हैव टू सॉल्व इट एंड यू हैव टू टेल मी द आंसर्स इन द कमेंट, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 10 इज योर होमवर्क, आंसर में लिखना है क्वेश्चन 10 का आंसर ये है मैम, ठीक है। तो आई जस्ट वांट एवरीवन टू पार्टिसिपेट हियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 भी इट्स काइंड ऑफ, अभी तक जितने क्वेश्चंस किए सिमिलर ही क्वेश्चन है यहाँ पे भी, है ना। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ मेटल एटम इफ इट फॉर्म्स BCC यूनिट सेल हैविंग एज लेंथ दिस। चलो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। रेडियस निकालना है, BCC के बारे में बोला जा रहा है। BCC बोला है, इसका मतलब कि हमारे पास जो रिलेशन है 4r इज इक्वल टू √3a का रिलेशनशिप है। रेडियस निकालना है तो √3a/4 है यहाँ पे। 1.73 इंटू a की वैल्यू दी हुई है पिकोमीटर में 530 एंड 4 डिवाइडेड बाई 4, राइट। तो अगेन आफ्टर सॉल्विंग दिस, solve it, you will get the answer option A, right, nearly you will get the option 229.5 picometers, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, what is the number of unit cells, what is the number of unit cell when 1 mole of atom of a metal that form simple cubic स्ट्रक्चर। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो अगर मैं बात कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 12 में, तो 1 मोल ऑफ एटम्स, राइट, हमें पता है कितने, ये तो 11th स्टैंडर्ड से पता है आपको, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, है ना, ये हमारे पास एक वैल्यू मिल गई। दूसरी, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? नंबर ऑफ एटम्स इन SCC कितने हैं? Z की वैल्यू क्या है इसमें? Z इज 1। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन सिंपल क्यूबिक सेल इज 1, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 1 मोल के इतने हैं और नंबर ऑफ एटम्स इज 1, तो आपको क्या निकालना है? यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट सेल्स। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल कैसे कैलकुलेट करोगे आप? नंबर ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू जितने नंबर ऑफ एटम्स है, कितने हैं, जितने नंबर ऑफ एटम्स है मतलब वैल्यू ऑफ Z इनटू आपके 1 मोल की वैल्यू, Na की वैल्यू,
राइट। तो इस केस में क्या हो जाएगा 1 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, तो आंसर विल बी 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो ये सिंपल क्यूबिक सेल के लिए पूछा है, इसलिए z की वैल्यू 1 है यहाँ पे, राइट। अगर FCC के लिए पूछा होता तो z की वैल्यू यहाँ पे 4 होती, BCC पूछा होता z की वैल्यू यहाँ पे 2 होती। क्लियर, बस सब्स्टिट्यूट करनी है और नंबर ऑफ यूनिट सेल्स आपको कैलकुलेट करने हैं। क्लियर, चलो अब ये भी तीनों क्वेश्चंस वर रिलेटेड टू द फॉर्मूलेस, डायरेक्ट फॉर्मूलेस, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट हैविंग डेंसिटी दैट फॉर्म्स BCC यूनिट सेल। चलो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ये क्वेश्चन भी आपको होमवर्क देना चाहिए, है ना। तो डेफिनेटली यस, तो ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क क्वेश्चन है। क्वेश्चन 13 इज योर होमवर्क, है ना। इतने सारे क्वेश्चंस तो मैं करवा ही रही हूँ, आई वॉन्ट यू टू सॉल्व बाय योर ओन एज वेल, है ना। थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। पहले जो क्वेश्चंस मैंने एक्सप्लेन किए हैं, हमने फॉर्मूलेज जो यूज़ किए हैं, वो फॉर्मूलेज की हेल्प लेके आप ये क्वेश्चंस जो होमवर्क क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर सकते हो, राइट। एंड आई बेट कि अगर आप सॉल्व कर रहे हो, अगर आपको आंसर भी मिल रहा है, देन यू आर द हैप्पीएस्ट पर्सन देयर, राइट। चलो नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14, ठीक है। Identify the good conductor of electricity from the following band gap values of the solids। ठीक है, सबसे पहले let me explain you what is a good conductor। ठीक है, good conductor, bad conductor, है ना, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग, है ना। तो good conductor is something where there is no energy gap between valence cell and the conduction band, है ना। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में ज़्यादा गैप नहीं होता, या फिर हम बोल सकते हैं कि गैप ही नहीं होता वहाँ पे, राइट। एंड व्हाई दिस इज द थिंग, क्योंकि यहाँ पे जब हमारे पास वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जब बीच में कोई गैप नहीं रहेगा, व्हाट इज हैपनिंग हियर कि इलेक्ट्रॉन्स को तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए दे आर फ्री टू मूव, है ना। जितना वो फ्रीली मूव करेंगे, दे विल बी हैविंग देयर लीस्ट एनर्जी which is converted into the highest electrical energy, right। And that's the reason कि good conductors are the one which are having no energy gap, no energy gap। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए गुड कंडक्टर्स का, राइट। तो अब मुझे बताओ, तो नो एनर्जी गैप किसके बीच में, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, नो एनर्जी गैप, है ना, इनके बीच में नो एनर्जी गैप। एंड व्हाट इज द रीजन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव, जिससे क्या चीज होती है, जिससे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके पास एनर्जी आती है, मिनिमम एनर्जी, विच इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिक energy or you can say electricity, ठीक। and that's the reason they are known as good conductors, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, इन सब एक्सप्लेनेशन के बाद what will be your answer, A, B, C या D। आई गेस कि मैंने अगर ये कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैंने अगर बता दिया है आप लोग को, ये वाला, इसके ऊपर बेस्ड what will be the answer now, A, B, C, D। ऑप्शन भी A, B, C, D है एंड ऑप्शंस भी A, B, C, D है। So what will be the answer? Clear cut, what is the answer? The answer is option B, क्योंकि इसमें तो जीरो दिया हुआ है, जीरो एनर्जी, नो गैप एनर्जी, नो एनर्जी, राइट। तो जीरो इज डिफाइनिंग दैट देयर इज जीरो एनर्जी बिटवीन देम, है ना। इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ाएंगे और गुड कंडक्टर्स कहलाएंगे, है ना। चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है, calculate the edge length BCC radius। चलो फिर से क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं हम, है ना। तो एज लेंथ क्या है, यहाँ पे A निकालना है, BCC स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है 173 पिकोमीटर,
चलो BCC का क्या रिलेशनशिप था, अब तक तो आप भी प्रो हो गए होंगे याद करने में। 4r इज इक्वल टू √3a, a निकालना है तो a विल बी इक्वल टू 4r बाई √3। 4 इंटू r की वैल्यू क्या दी है 173 पिकोमीटर, डिवाइडेड बाई √3 की वैल्यू कितनी होगी 1.73। सो यू नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो सॉल्व विथ मी एंड आई वॉन्ट एवरीवन टू टेक टाइम लो, वीडियो को पॉज भी कर सकते हो आप, राइट वीडियो को पॉज करके जल्दी से सॉल्व कर लो, देन यू कैन resume it again. Now tell me what will be the answer. Okay, तो आई गेस कि आपने सॉल्व किया होगा इसको, तो आपका जो आंसर आएगा द आंसर विल बी नियरली a की वैल्यू आएगी 400 पिकोमीटर सॉल्व करने के बाद, ठीक है। बट अगेन अ स्मॉल ट्विस्ट, सेंटीमीटर 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 सेंटीमीटर, है ना, तो मुझे अभी 400 पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। कैसे करूँगी मैं इसको कन्वर्ट, 400 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, राइट। इन टर्म्स ऑफ -8 लिखा है, तो ये 10⁻⁻10 मीटर्स, अभी इसको सेंटीमीटर में करने के लिए 4 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर, राइट, पिकोमीटर टू दिस एंड फ्रॉम दिस टू दिस। तो इसमें आपको कन्वर्जन मिल गया है। नाउ यू हैव टू डायरेक्टली टिक ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16. Okay, what is the total number of Bravais lattices present for different crystal systems? Right, ये तो थियोरटिकल क्वेश्चन है आप लोग का, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम्स, तो बहुत सारे क्रिस्टल सिस्टम्स है हमारे पास, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स। तो ओवरऑल जब आप काउंट करोगे तो कितने लैटिसेस फॉर्म होते हैं, ओवरऑल लैटिसेस बीन फॉर्म्ड आर 14, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट ऑप्शन है 14 आपको डायरेक्टली टिक करके आना है, ठीक है। इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना है, कुछ ये नहीं करना है, आपको एनालाइज नहीं करना है, ड्राइंग नहीं बनानी है, डायरेक्टली सॉल्व करके आना है, टिक करके आना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट विथ 2.7 ग्राम सेंटीमीटर यू। ओके, चलो निकालते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 17। चलो मेरे साथ साथ सॉल्व करो फास्ट, मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगी, तब तक आपको भी अपने पेन पेपर पे सॉल्व करना है। तो व्हाट फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज हियर, एफसीसी बोला गया हुआ है यहाँ पे, डेंसिटी इज इक्वल टू अगेन z इंटू m a क्यूब इंटू na। इस चीज़ से बहुत हेल्प मिल जाती है आपको, है ना, हिंट से। मोलार मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू a क्यूब इंटू na बाई z, राइट। तो डेंसिटी दी हुई है हमें 2.7 इंटू a क्यूब, a कितना है, a क्यूब इंटू na 40 है, वो 40 वैल्यू है। नेक्स्ट z की वैल्यू एफसीसी में होती है 2, राइट, 2, ठीक है। चलो दिस इज योर होमवर्क। देखो होमवर्क क्या, मैंने तो पूरा सॉल्व ही कर दिया, अभी आपको इन चारों में से ऑप्शन टिक करना है ना। तो ऑलमोस्ट मैंने पूरा सॉल्व किया है। नाउ दिस इज योर होमवर्क अगेन। होमवर्क में क्या है, आपका होमवर्क क्या है, बस इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है पता लगाना है। सॉल्व तो मैंने पूरा कर ही लिया है यहाँ पे, है ना। किसी ने तो अभी मेरे साथ साथ ही सॉल्व कर दिया होगा, क्लियर। तो इन चारों में से तो एक पक्का ऑप्शन होगा, कौन सा है पता लगाओ, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं हम लोग। फाइंड द रेडियस ऑफ एन एटम इन एफसीसी यूनिट सेल हैविंग एज लेंथ 393 पिकोमीटर। क्लियर।
तो यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग। रेडियस निकालना है, FCC यूनिट है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में FCC यूनिट है हमारे पास, तो FCC में क्या रिलेशनशिप है, 4r इज इक्वल टू √2a, रेडियस विल बी इक्वल टू √2a/4। √2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे हमारे पास 1.41। देखो √2 की वैल्यू आपको कोई बताने नहीं आने वाला है ना, आपको खुद याद रखनी है √2 की वैल्यू, √3 की वैल्यूज। ओके चलो अब यहाँ पे ये हो गया। नाउ नेक्स्ट a की वैल्यू दी है 393, 4 सॉल्व करो, आपको मिलेगा ऑप्शन इसमें से, राइट। तो यू आर गोइंग टू गेट अ ऑप्शन फ्रॉम दिस, नियरली द आंसर विल बी ऑप्शन डी। ठीक है, तो यू कैन पॉज द वीडियो, सॉल्व करो इसका एंड जस्ट चेक कि वेदर करेक्ट आंसर आपको मिला है कि नहीं मिला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल of an element having molar mass 190 grams mole inverse and density 20 gram centimeter cube inverse। अब चलो फिर से ये क्वेश्चन आ गया, फिर से एग्जामिनर का फेवरेट फॉर्मूला वाला क्वेश्चन आ गया, तो हम निकालते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स मतलब z की वैल्यू निकालनी है हमें। डेंसिटी इज इक्वल टू, अगेन डेंसिटी इज इक्वल टू z इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाई a क्यूब इंटू Na, राइट। z निकालना है, z विल बी इक्वल टू डेंसिटी इंटू a क्यूब इंटू Na डिवाइडेड बाई m। सॉल्व करो, अभी डेंसिटी दी हुई है आप लोग को 20, a क्यूब इंटू Na दिया हुआ है आपको 38, मोलार मास आपको दिया गया हुआ है 190। Solved. What's the answer? First, solve it. What is the answer? Clear? तो calculate करो and you will get the option among this. ठीक है, चलो solve करो मेरे साथ, I am waiting, जल्दी। ओके, तो सॉल्व करने के बाद आपको आंसर आई गेस नियरली 4 आएगा। ठीक है, ओके चलो नाउ वी आर ऑन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन टुडे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज इज नॉट ट्रू फॉर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, राइट। आप लोग ने ये चैप्टर जब सॉलिड स्टेट स्टार्ट हुआ था, राइट, तो आपने इस चैप्टर में सॉलिड स्टेट में एमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ा होगा, द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, है ना। उनके डिफरेंसेस पढ़े होंगे कि कौन क्या है, मतलब कैसा है ना। तो हमें बस इतना बोला है कि इन चारों में से क्रिस्टलाइन की प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है ना। देखो बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं जब पूछा जाता है कि विच अमंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ दिस कंपाउंड। नॉट पूछा गया हुआ है तो आप जो है उसको टिक करके नहीं आ सकते हो, है ना। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे द प्रॉपर्टीज विच आर प्रेजेंट ओवर हियर। ओके, पहले क्या बोली है, दिस सब्सटेंसेस हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। यस एग्जैक्टली, दिस इज द ट्रू प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन, है ना। तो दे आर हैविंग शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ओके, ये तो ट्रू हो गई हमारी। दूसरी है दिस हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन डिफरेंट डायरेक्शन। यस एग्जैक्टली, ये भी ट्रू प्रॉपर्टी है, राइट। अगर आपने डिफरेंसेस पढ़े होंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड के और एमॉर्फस सॉलिड के, तो आपने ये भी डिफरेंस में पढ़ा होगा, राइट। दिस इज ऑल्सो ट्रू। सेकेंड, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर ऑर्डरली अरेंज्ड। वो जाने ही जाते हैं ना अपने ऑर्डरली अरेंजमेंट के बारे में, राइट। सबसे अच्छे और परफेक्टली अरेंज्ड कौन रहता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। एमॉर्फस तो इधर उधर सारे पार्टिकल्स डिसऑर्डर रहते हैं, है ना। ये भी ट्रू हो गया। चलो अभी ये तीनों ट्रू है तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। बट दे ऑप्शन डी में ये बोला है दिस आर आइसोट्रॉपिक, राइट। दिस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स दे आर नॉट आइसोट्रॉपिक, दे आर एनिसोट्रॉपिक,
राइट। तो पहले जान लेते हैं हम आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या है। दे आर डायरेक्शन इंडिपेंडेंट, डायरेक्शन इंडिपेंडेंट, दे आर डायरेक्शन इंडिपेंडेंट। क्लियर। दूसरा एनिसोट्रॉपिक जो होता है, दे आर डायरेक्शन डिपेंडेंट। क्लियर। तो ये चीज पता होनी चाहिए। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है दे आर एनिसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक कौन होते हैं? एमॉर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रॉपिक। ठीक है। So with this we complete almost the selected questions, the selected PYQs from 2023 to 2025, right? आपने भी एक चीज़ इसमें नोटिस की होगी कि यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके फॉर्मूला बेस्ड आए हैं, है ना। फॉर्मूला याद रखना है आपको, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर्मूलेस, है ना। चलो एक बार हम लोग ओवरव्यू देख लेते हैं, राइट। सारे क्वेश्चंस आपने मेरे साथ सॉल्व किए हैं सॉलिड स्टेट के, राइट। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड, थर्ड सारे क्यूबिक सेल के ऊपर, कंपाउंड्स के ऊपर क्वेश्चंस हैं, है ना। FCC, SCC, BCC फॉर्मूलेज याद होने चाहिए आप लोग को, एंड आई होप कि आपने भी मेरे साथ साथ सॉल्व किए होंगे। ओके। नेक्स्ट हम लोग ने देखे द सेम क्वेश्चंस आर रिपीटेड। एलॉय के बारे में पता लगा हमें, व्हाट इज एलॉय, राइट। नेक्स्ट we learned what is ferromagnetism, what is diamagnetism, कौन diamagnetism दिखा रहा है, कौन ferromagnetism दिखा रहा है। नेक्स्ट हमने देखा कि how to calculate the number of unit cells, number of unit cells कैसे निकालते हैं अलग अलग यूनिट सेल्स के लिए, राइट। नेक्स्ट मैंने बीच में आपको होमवर्क भी दिया है, क्वेश्चन नंबर 10 इज योर होमवर्क, तो प्लीज़ 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 सॉल्व करो इसको, बताओ मुझे क्या ऑप्शन है। यू हैव टू कमेंट इन द बॉक्स एंड टेल मी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, भी और एक होमवर्क मिल गया आपको, है ना। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14 में हमने देखा गुड कंडक्टर्स क्या होते हैं, व्हाट इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ गुड कंडक्टर्स, वैलेंस बैंड क्या होता है, कंडक्शन बैंड क्या होता है, राइट। नेक्स्ट वी सॉ अगेन द रिलेशनशिप बिटवीन the edge length and radius, okay. Then finally we saw ki Bravais lattices present in different crystal systems. There are 7 crystal systems, please don't get confused with lattices and crystal system. There are 7 crystal systems having 14 Bravais lattices, ठीक है। okay. next हमने देखा what are isotropic and what are anisotropic compounds। तो मैक्सिमम इस चैप्टर के ना डिटेल्ड फॉर्म में सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं, राइट। तो एक और चीज़ मुझे ये बतानी है आपको कि अगर आप एग्जामिनेशंस के लिए बहुत जी जान से प्रिपेयर कर रहे हो तो PYQs आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ, राइट। और एक चीज़ है ये है कि 80% ऑफ क्वेश्चंस PYQs से ही पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ follow Motion Education Deccan to understand such kind of questions, right। तो हम लोग प्लेलिस्ट अपलोड कर रहे हैं जिसमें सारे टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज PYQs विल बी डिस्कस्ड। अभी 12th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगी सेकेंड चैप्टर दैट इज सॉल्यूशंस। So stay tuned with us, follow our YouTube channel and please solve with me and prepare yourself for the examination. Thank you.